We often talk about the big stalwarts such as Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Dr. Baba Saheb Ambedkar. बट इन लोगों के अलावा अपने भारत देश में कई और ऐसे हीरोज हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जो अपन अपना भारत देश देखते हैं, आज जो अपन अपना 76 रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं, उसके पीछे का राज है भाई इन लोगों की लीडरशिप, इन लोगों की स्टेट्समैनशिप। तो आज की कहानी इस इन हीरोज के बारे में है जिनका जिक्र अपने इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है। तो चलो अपने इस 3 हीरोज की कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है अपने भारत देश की आज़ादी के साथ। अपने भारत देश को आज़ादी मिलती है 1947 को, और उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ना भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है, यानी इन सिंपल वर्ड्स आप तब का पार्लियामेंट समझ लो। अभी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की अपॉइंटमेंट होती है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होते हैं ना, वो होते हैं भाई सर बीएन राव। अभी ये जो बीएन राव है ना, ये है इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज पीरियड। अभी इन्होंने कई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा की है भाई ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। तो बीएन राव के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो वो जिम्मेदारी होती है भाई कि आप इनिशियल ड्राफ्ट तैयार करो कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो सबको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इज द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन रियल सेंस बीएन राव को पायनियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। व्हाई, क्यों? तो देखो उन्होंने क्या किया, एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में यानी एक्चुअली क्या रहेगा, कौन सी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, कौन सी चीज़ों को ओमिट किया जाएगा, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन वे से, इन सब चीज़ों का जो ड्राफ्ट इनिशियल वे में बनाया गया था ना भाई, वो बनाया था बीएन राव ने। नाउ इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दैट इनिशियल ड्राफ्ट ही ट्रैवल एक्सटेंसिवली अक्रॉस द ग्लोब। ही वेंट टू यूएस, कनाडा, यूके, आयरलैंड। वहाँ पे जाके वहाँ के जो एमिनेंट स्कॉलर्स है उनके साथ बातचीत की। वहाँ से उन्होंने जाना परखा कि अपने भारत देश के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर अपन ब्रिटिशर्स का वैसे कि वैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी करते हैं देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, क्योंकि अपने को अपने इंडिया के हिसाब से अपना जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो बीएन राव ने उस हिसाब से अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा तैयार किया। बीएन राव ये सारी चीजों को इकट्ठा करके उसका एक ढांचा तैयार करते और फिर वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सौंपते। तो देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जितना भी ये ढांचा तैयार हुआ है ना उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो देखो अगले 2 साल जो भी ये ढांचा यानी जनरल स्ट्रक्चर जो बीएन राव सौंपते ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट करते, डिस्कशंस करते। फिर उसके ऊपर का जो फाइनल ड्राफ्ट का है ना वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तैयार करते हैं। फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया जाता है। उस दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक स्पीच देते हैं जहाँ पे वो बीएन राव के लिए कहते हैं, द क्रेडिट दैट इज गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग्स टू मी, it belongs partly to Sir B.N. Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the constitution for the consideration of the drafting committee. So देखो in Constituent Assembly डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फेस ऑल द क्वेश्चंस। उन्होंने सबको कन्विंस किया, कुछ सर्टेन चीज़ों के लिए इंसिस्ट किया। ये सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने के लिए, यानी इज द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बराबर है। बट पूरे चीज़ों को इकट्ठा ला के कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली रहेगा कैसे, उसका जनरल स्ट्रक्चर तैयार करना, उसका ढांचा तैयार करना कि दिस विल बी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये किया था बीएन राव ने। ही वॉज अ जीनियस पर्सन, तो उनके काम के ऊपर ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनना है। सो ही वॉज राइटफुली कॉल्ड एज अ पायनियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो अपन अपने कहानी को आगे बढ़ाते और अपने सेकंड हीरो की एंट्री लेते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस तो शुरू है, बट एट द सेम टाइम पैरेलली अपने भारत देश में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। जब अंग्रेजों ने भारत देश को गुलाम बनाया ना, तब भारत देश में बहुत सारे राजे रजवाड़े हुआ करते थे। इंडिया वॉज द लैंड ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड व्हाट नॉट। सो व्हेन दे आर गोइंग बैक टू देयर कंट्री, यानी जब अंग्रेज जा रहे थे ना, उन्होंने बोला इस किंग्स एंड क्वींस लोगों को कि देखो एक तो तुम इंडिया के साथ रह सकते हो या पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, या तुम अपना इंडिपेंडेंट ही रह सकते हो भाई। बट अगर इंडिया को रिपब्लिक स्टेट बनाना है यानी डेमोक्रेसी अगर इंडिया में लाना है तो ये किंग्स एंड क्वींस को रख के करोगे क्या भाई? तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये राजे रजवाड़ों के पास ना भाई इंडिया का थर्ड लैंड मास था। किंग्स लोगों की अलग से करेंसी हुआ करती थी, इनकी आर्मी भी हुआ करती थी। तो इन सारे लोगों को ना भाई एक रिपब्लिक स्टेट के अंडर लाना था, यानी डेमोक्रेसी के अंडर लाना था इन लोगों को। तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा? बचपन से अपने को पढ़ाया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत देश को एक किया। बट आप एक बात समझ लो भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक आदमी थे, यानी उनके जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था वीपी मेनन। वीपी मेनन वॉज द रियल गाय। उन्होंने पूरे भारत देश को भाई एक किया। तो वो कैसे? देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टॉप नॉच लीडरशिप तो दी, यानी वो तो टॉप के लीडर थे।
बट यानी ऑन द ग्राउंड जाके सबके साथ नेगोशिएशन करके, यानी सबके साथ, यानी आप यहाँ पे एक बात समझ लो भाई, 500 के ऊपर राजे रजवाड़े थे एंड एवरी राजा के अलग ही नगरी हुआ करते थे। कोई एक राजा बोलेगा कि हम तो राम के वंशज है, कोई राजा बोलेगा हम तो गुप्ता डिनेस्टी के वंशज है, कोई बोलेगा हम तो अशोका के वंशज है। हमको आप कैसे बोल सकते हो भाई कि हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर रहेगा, हम किसी के दास रहेंगे? इनके सब नखरे संभालो भाई, इनके डिमांड संभालो। कोई कोई लोग तो उनके ऊपर बंदूक तान देते थे, बहुत सारे लोग उनको धमकाते थे। वीपी मेनन ने भाई इन लोगों के साथ बहुत टैक्टफुली नेगोशिएशन करते थे। वो बोलते थे भारत सरकार आपको पेंशन देंगी, आपको कंपेंसेशन देंगी, आप अपने इतने जो बड़े बड़े यानी जो रजवाड़े वो आप पैलेसेस रख लो, आपके टाइटल्स भी रख लो, हमको खाली आपकी जमीन होना, बाकी कुछ नहीं होना। और ये जो कैरेट स्टिक वाली जो ट्रिक थी ना भाई वीपी मेनन साहब की, वो काम में आ गई। नाउ द थिंग इज वीपी मेनन ना एक यानी कुछ ऐसे टॉप सिविल सर्वेंट नहीं थे, वो ना भाई यानी क्लर्क टाइपिस्ट से उन्होंने शुरुआत किया था, वो स्टेनोग्राफर थे। बट ही यूज्ड टू हैंग विद द टॉप नॉच लीडर्स। वो यानी बंद कमरे में जहाँ पे नेगोशिएशन होते हैं ना, वहाँ पे यानी एकदम आराम से कोने में बैठ के वो इन लोगों की बातें सुना करते थे कि एक्चुअल टैक्टफुली बातें कैसे करना होती है। और यही चीजें उनको आगे जाके उनके लाइफ में बहुत ज्यादा काम में है। He used to say you can only learn if you start at the bottom। तो ये जो आज अपन भारत देश देखते हैं भाई एक साथ यूनिफाई, उसके पीछे का जो असली चेहरा है ना वो है वीपी मेनन। उनकी नेगोशिएशन की ताकत की वजह से, उनकी टैक्टफुलनेस की वजह से, उन्हीं की वजह से आज अपन अपने भारत देश को इतना स्टेबल देखते हैं, एक रिपब्लिक फॉर्म में देखते हैं। तो चलो अभी इस कहानी में अपन अपने तीसरे हीरो की एंट्री लेते हैं। अभी बारी है भाई इलेक्शंस लेने की। देखो अपने भारत देश का पहला रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। अभी डेमोक्रेसी है, अभी डेमोक्रेसी यानी काय की डेमोक्रेसी अगर वहाँ पे इलेक्शंस ही ना हो। जब इलेक्शंस लेने की बात है तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली ब्रिटिशर्स दे वेर वेरी स्केप्टिक अबाउट अस। उनका ऐसा बोलना था कि इंडिया में भाई इलेक्शंस हो ही नहीं सकते, यहाँ पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है। ये तो हम लोग थे यानी हम ब्रिटिश लोग थे जो पूरे भारत देश को एकजुट करके रखा था। तो इंडिया में इलेक्शंस लेना कोई मजाक की बात तो थी नहीं। 17.2 करोड़ लोग थे भाई पहले इलेक्शन में। इतना बड़ा देश था, न्यूली कार्व सिटीज थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा थी अपने भारत देश में तब, सब एरियाज बहुत ज्यादा पुअरली कनेक्टेड थे और इलेक्शंस लेने के लिए यानी एडिक्वेट रेगुलेशंस नहीं थे, सेंसस नहीं हुआ था, इलेक्टोरल रूल्स नहीं बने थे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिमार्केशन भी नहीं हुआ था। तो ये इलेक्शंस आप लोगे कैसे? ये इलेक्शंस लेने के लिए जो पहले इलेक्शन कमिश्नर आते हैं ना वो होते हैं भाई सुकुमार सेन। और सुकुमार सेन वाज आल्सो इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर। ही वाज अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर बट अलोंग विद दैट वो बहुत यानी एक ऑसम मैथमेटिशियन थे। तो अपने मैथमेटिक्स लगा के नेहरू जी को बोलते हैं कि भाई आप 1950 में इलेक्शन नहीं ले सकते, मेरे को थोड़ा काम करने दो, पूरा एक यानी इलेक्शन मशीनरी बनाने दो, तभी मैं इलेक्शन लूंगा। और वो इंसिस्ट करते नेहरू जी को भाई मेरे को 1-1.5 साल दो। और फिर भाई सुकुमार सेन काम में लगते हैं। वो खुद एवरी स्टेट्स में जाते हैं, हाउस टू हाउस सर्विस करते हैं, इलेक्टोरल रोल्स बनाते हैं, पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं भाई कि पूरे इंडिया में अगर अपने को इलेक्शन लेना है तो किस तरह से मशीनरी को डिप्लॉय करना पड़ेगा, किस तरह से लोगों को यूज करना पड़ेगा, पूरा एक रोड मैप तैयार करते कि इंडिया में किस तरह से इलेक्शंस लिया जा सकता है। और फिर 1952 में इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। वहाँ पे जो अपन अपने उंगली पे जो इंक लगाते हैं ना उसका इनोवेशन सुकुमार सेन ने दिया था। ही यूज्ड मीडिया फॉर द मार्केटिंग ऑफ द इलेक्शंस भाई। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जो 3000 थिएटर्स में चलाई भाई कि आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट हो। देखो यार इंडिया में उस जमाने में इलेक्शन लेना बहुत तकलीफदायक चीज थी, आज भी है। तो आप 1950s की बात सोचो यार, यानी वहाँ पे कंजर्वेटिव फैमिलीज हुआ करती थी तब। तो ये सब प्रॉब्लम को फेस करके यानी अभी बहुत सारे लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता था, तो उनके लिए भाई पिक्टोरियल इमेजेस यूज़ करना, वहाँ पे उनको बैलेट पेपर प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ों को भाई उन्होंने अपनाया। वहाँ पे बहुत सारे इनोवेशंस किए, पूरा मशीनरी डिप्लॉय करके मैन पावर यूज़ करके सबको साथ में लेके उन्होंने भाई इंडिया का पहला इलेक्शन करवाया और वो इलेक्शन भाई सक्सेसफुल हुआ। तो ये सब सक्सेसफुल करवाया भाई सुकुमार सेन ने। तो आज जो अपन इंडिया में इतना जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड जो इतना छाती पीट के अपन बोलते हैं, जिसके बदौलत इंडिया में इतनी डेमोक्रेसी यानी नाम के लिए हो या सिर्फ खाली चलाने के लिए जो भी हो, आज भी जो इंडिया में सब यानी इलेक्शन मशीनरी अपने काम करती है ना, उसकी नींव उसका बेस सुकुमार सेन ने रखा था। तो आप ये समझ लो गाइस कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना BN राव, पूरे देश को यूनिफाई करना वीपी मेनन, और फिर ये सब करके इंडिया में इलेक्शंस लेना यानी सुकुमार सेन। इन
तीन लोगों की, इन तीन हीरोज के बदौलत जो आज अपन 76 रिपब्लिक डे मनाएंगे ना, ये इन तीन लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।